एजुजा में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारा देश भारत, जो इतना बड़ा और इतनी विविधताओं से भरा है, वो आखिर एक सरकार से चलता कैसे है? यही तो भारत की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हजारों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां, इन सब के साथ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक सरकार के भरोसे चल कैसे सकता है? या फिर क्या यहाँ एक से ज्यादा सरकारें हैं जो मिलकर काम करती हैं? इसी सवाल का जवाब है संघीय व्यवस्था, जिसे हम फेडरलिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, आप कह सकते हैं, जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन चलाते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द लिखा ही नहीं है। जी हाँ, अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, और यहीं से दो लेवल की सरकारें बनती हैं, एक केंद्र में और बाकी अलग अलग राज्यों में। तो सीधे शब्दों में कहें तो संघीय व्यवस्था एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो दो तरह की पॉलिटिकल सिस्टम्स को एक साथ लाता है, एक नेशनल लेवल पर और दूसरी रीजनल लेवल पर। और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही सरकारें अपने अपने दायरे में, अपने अपने स्फीयर में पूरी तरह से ऑटोनॉमस होती हैं, मतलब स्वतंत्र होती हैं। लेकिन एक मिनट, जब दो सरकारें होंगी तो टकराव का खतरा भी तो होगा, है ना? कौन क्या काम करेगा, इसका फैसला कैसे होगा? बस इसी टकराव को टालने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक बहुत ही साफ साफ बंटवारा कर दिया है। और ये बंटवारा हमें मिलता है संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में। इसमें दी गई हैं 3 सूचियां, और यकीन मानिए यही 3 सूचियां भारत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रीढ़ हैं। तो देखिए, पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। फिर आती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, कृषि, पब्लिक हेल्थ जैसे स्थानीय विषय हैं, और इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ राज्य विधानमंडल का है। और आखिर में है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, विवाह, वन जैसे विषय हैं जिन पर संसद और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। याद रखिएगा, अगर कभी दोनों के बनाए कानून में टकराव हो जाए तो अनुच्छेद 254 साफ कहता है कि केंद्र का कानून ही माना जाएगा। तो ठीक है, शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन क्या बस इतना ही भारत को एक पक्का संघीय देश बना देता है, या कहानी में कोई ट्विस्ट है? चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ही हमें भारतीय संघवाद की आत्मा तक ले जाता है। तो क्या भारत पूरी तरह से संघीय है? जवाब है नहीं, पूरी तरह से नहीं। और बस इसीलिए इंडियन सिस्टम को अक्सर क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है, यानी अर्धसंघीय। देखिए, हमारे संविधान में ना एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन बनाया गया है। एक तरफ आपको मिलेंगे संघीय लक्षण, जैसे कि हमारा लिखित संविधान, शक्तियों का ये बंटवारा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको एकात्मक लक्षण भी दिखेंगे, जैसे कि एक बहुत शक्तिशाली केंद्र, हम सबकी सिंगल सिटीजनशिप और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। ये सब चीजें इशारा करती हैं एकात्मक व्यवस्था की तरफ। और यही वो वजह है कि भारत को एक ऐसी संघीय व्यवस्था कहा जाता है जिसका झुकाव थोड़ा सा केंद्र की ओर ज्यादा है। और भारतीय सिस्टम का ये लचीलापन और केंद्र की तरफ ये झुकाव, जानते हैं सबसे ज्यादा कब दिखाई देता है? जब देश में लगती है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। उस दौरान ये जो पावर बैलेंस है ना, वो एकदम से बदल जाता है। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल समय में केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, पूरा का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। लगभग सारी की सारी शक्तियां सिमटकर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं, और हमारा संघीय देश एक एकात्मक देश की तरह काम करने लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये वो फैक्ट्स और आर्टिकल्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इन अनुच्छेदों को एकदम रट लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 246, 248 और 254, ये तीनों शक्तियों के बंटवारे से जुड़े हैं, मतलब ये तय करते हैं कि कानून कौन बनाएगा। फिर हैं अनुच्छेद 262 और 263, ये राज्यों के बीच कॉपरेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हैं, जैसे कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स।
और अनुच्छेद 356, ये तो हम सब जानते ही हैं, ये राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है, जो केंद्र को एक असाधारण शक्ति देता है। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की या रेजिड्यूअरी पावर्स की। ये एग्जाम्स का आप कह सकते हैं एक फेवरेट टॉपिक है। सोचकर देखिए, जब संविधान बन रहा था तब क्या इंटरनेट था या साइबर कानून? नहीं ना। तो ऐसे ही नए विषय जो तीनों में से किसी भी सूची में नहीं आते, वो कहलाते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और अनुच्छेद 248 साफ-साफ कहता है कि इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? आखिर ये भारतीय संघवाद है क्या चीज? चलिए इसे बस एक लाइन में समेटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बस एक बंटवारा नहीं है। ये एक ऐसा खूबसूरत संतुलन है जो भारत की अनेकता में एकता वाली भावना को जिंदा रखता है और मजबूती लेता है। एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी डाइवर्सिटी का सम्मान भी करता है और साथ ही हमारे देश की एकता को भी पक्का करता है। तो उम्मीद है कि संघीय व्यवस्था की ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर ये कहानी पसंद आई तो एडू झां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।